फेसबुक को 10 मिलियन यूजर्स तक पहुंचने में 852 डेज का टाइम लगा। ट्विटर को 10 मिलियन यूजर्स तक पहुंचने में 780 डेज का टाइम लगा। बट इंस्टाग्राम ने 10 मिलियन यूजर्स को एक्वायर कर लिया सिर्फ 355 दिनों में। बट थ्रेड्स हैज एक्वायर्ड 10 मिलियन यूजर्स इन जस्ट 7 आवर्स। अमेजिंग, राइट? इनफैक्ट इन 5 दिनों के अंदर उन्होंने 100 मिलियन यूजर्स एक्वायर भी कर लिए और अपने कंपटीशन को तो जड़ से ही उखाड़ दिया। पर वो कहते हैं ना, वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर। कुत्ते की पोस्ट तो कभी सीधी हो ही नहीं सकती। वैसे आज की इस वीडियो में मैं आपको इन मुहावरों का जीता जागता एग्जाम्पल देने वाला हूँ। We all know मार्क ज़करबर्ग सोशल मीडिया पर राज करते हैं। मोस्टली यूज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में से 3 मेजर प्लेटफॉर्म्स को ऑलरेडी ऑन करते थे एंड नाउ ही ओन्स 4th वन आल्सो। एक्चुअली मार्क ज़करबर्ग ने अपने पूरे बिजनेस को एस्टेब्लिश कर रखा है मेनली 2 प्रिंसिपल्स पर: बाय एंड किल द कंपटीशन, एंड इफ यू कैन नॉट बाय देन द सेकंड ऑप्शन, कॉपी एंड किल द कंपटीशन। 2004 से कनेक्ट यू को कॉपी करने से लेकर 2023 में ट्विटर को कॉपी करने की पूरी कहानी। Today you are gonna see how Mark Zuckerberg is almost a digital mafia जो कि अपने अल्टीमेट इवल बिजनेस टेक प्रिंसिपल्स को यूज करके पूरे सोशल मीडिया को अपने दम पर कंट्रोल कर रहा है। आज के टाइम में मार्क ज़करबर्ग को तो सब जानते हैं, बट टेलर विंकलवोस, कैमरन विंकलवोस, दिव्या नरेंद्र, क्या आपने इन तीनों का नाम सुना है? अगर ये नाम सुन आपके मन में भी यही सवाल आ रहा है कि कौन है ये 3, तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ये 3 लोग वही हैं जिनको फेसबुक का आइडिया सबसे पहले आया था। यस, मार्क ज़करबर्ग इज नॉट द रियल फाउंडर ऑफ फेसबुक। Mark Zuckerberg is not the real founder of Facebook. क्या? Mark Zuckerberg 2 बार बोल चुका हूँ यार, बहरा है क्या? कहानी की शुरुआत 2003 में होती है जब विंकलवोस ब्रदर्स और दिव्या नरेंद्र को एक ऐसा आइडिया आया था जो कि पूरी इंटरनेट को बदलने वाला था। आइडिया था ऐसे सोशल नेटवर्क साइट का जो हार्वर्ड के स्टूडेंट्स और उसके एल्यूमिनाई को कनेक्ट करवा सके। लेकिन इसको कंप्लीट करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इन तीनों में से किसी को कोडिंग नहीं आती थी। बहुत दिनों के बाद उनको एक कोडर मिला जिसका नाम था विक्टर गाओ। उसने काम करना शुरू तो किया, लेकिन एग्जाम्स आते ही उसने भी छोड़ दिया। लेकिन जाते जाते वो एक ऐसा नाम सजेस्ट कर गया जो कि हार्वर्ड के कैंपस में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फेमस था। ये नाम था मार्क ज़करबर्ग। अब उसकी कोडिंग स्किल्स को देखकर विंकलवोस ब्रदर्स और दिव्या नरेंद्र ने पूरी कोडिंग का काम उसी के ऊपर डाल दिया। शुरुआत में तो ज़करबर्ग इस आइडिया पर काम करने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड भी थे, लेकिन स्लोली इंटरेस्ट का ये सूरज कब ढल गया पता ही नहीं चला, क्योंकि मार्क के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। हार्वर्ड कनेक्शंस के इस नाम से इंस्पायर होकर मार्क ज़करबर्ग ने बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना स्टार्ट कर दिया था जिसका नाम था फेसबुक। मार्क ने जानबूझकर हार्वर्ड कनेक्शंस या फिर कनेक्ट यू के टाइम को टालना स्टार्ट कर दिया था ताकि फेसबुक पहले आए और बेहतर साबित हो। और 3 महीने बाद एग्जैक्टली यही हुआ। इन सब को वेट करवाने के बाद 4 Feb 2004 को फेसबुक को हार्वर्ड के स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च कर दिया गया था। विंकलवोस ब्रदर्स और दिव्या नरेंद्र के आइडिया उनके ही सामने लाइव हो चुका था और पॉपुलैरिटी भी गेन कर रहा था। इन द कमिंग ईयर्स फेसबुक बहुत पॉपुलर हो गया और देखते ही देखते आने वाले सालों में ये बन गया एक मल्टी बिलियन डॉलर का बिजनेस। इसकी आज की वैल्यूएशन $800 बिलियन है, यानी 64 लाख करोड़ की है। अब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर। जिस इंसान ने अपनी कंपनी की नींव ही चीटिंग और कॉपी पर रखी थी, वो आगे कैसे रुक जाएगा? जैसे जैसे फेसबुक बड़ा होता गया, उसके कॉपी करने की कहानी भी बढ़ती चली गई। मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, ट्विच, रेडिट और ना जाने कौन कौन सी सोशल मीडिया ऐप्स या तो उनके सामने बिक गई या तबाह हो गई। अगर दोनों नहीं कर पाए तो उन ऐप्स को
एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करके लॉन्च कर दिया गया। आज ऐप स्टोर के 4 सोशल मीडिया ऐप्स जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं उन्हें मार्क ज़करबर्ग ऑन करता है। इन ऐप्स पर कंबाइंड 4 बिलियन से भी ज़्यादा यूज़र्स हैं, जिनमें आप और मैं भी, हम दोनों शामिल हैं। और हमें पता हो या ना हो, ये ऐप्स आपके मूवमेंट्स तक को ट्रैक करते हैं और सारा डेटा स्टोर करते हैं, जिसे फिर बाद में आपको एडवर्टाइजमेंट्स दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप खुद सोचिए, अगर आपके पास दुनिया के हर इंसान की इंफॉर्मेशन हो, उन्हें क्या पसंद है और क्या नापसंद, वो कितना पैसा उड़ाते हैं, कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, किस तरह का घर चाहिए, किस तरह की गाड़ी चाहिए, कैसे गाने पसंद हैं, किस तरह के कपड़े पसंद हैं, सब कुछ, तो क्या आपके लिए उन्हें मैनिपुलेट करना इजी नहीं हो जाएगा? ऐसा ही कुछ मार्क ज़करबर्ग की कंपनी मेटा करती है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप से मिले डेटा को इनेबल करता है ताकि वो आपको उसी तरह के एड्स दिखाए जाएं जिनकी आपको सच में ज़रूरत हो या फिर आपको बहुत पसंद हो, और जिसके बाद आप खुद को रोक ही ना पाएं और ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लें। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ये सारी सोशल मीडिया ऐप्स आपकी बातें सुनती हैं? इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वो आपको मैनिपुलेट करते हैं। इन्हीं कंपनी के बेनिफिट्स के लिए आपका कैमरा और माइक्रोफोन को भी एक्सेस किया जा रहा है। एक अंग्रेजी कहावत है, इफ समथिंग ऑनलाइन इज फ्री, यू आर द कस्टमर, यू आर द प्रोडक्ट। मेटा के केस में भी कुछ ऐसा ही है। मेटा का हर एक प्रोडक्ट कंटिन्यूअसली हमारा डेटा चुरा रहा है और इन सब ऐप्स को यूज करके हम बड़े शौक से अपना डेटा का एक्सेस दे रहे हैं। लेकिन करें भी तो क्या करें? आज हम इन ऐप्स पर इतने डिपेंडेंट हैं कि उनको पूरी तरह से बाइकआउट भी नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मार्केट में इनका कोई डायरेक्ट कंपटीटर भी नहीं है जो उनके बराबर खड़ा हो सके और इस स्पेस को रेगुलेट कर सके। और अगर कोई इस स्पेस को रेगुलेट करता भी है तो मार्क अपने इविल बिजनेस टेक्निक से उन्हें बर्बाद कर देता है। टुडे मार्क ज़करबर्ग इज नोन एज द डिस्ट्रॉयर इन द सिलिकॉन वैली। जब भी सिलिकॉन वैली में नया सोशल मीडिया ग्रो करने की कोशिश करता है, या तो मार्क ज़करबर्ग उसको खरीद लेता है या फिर उसी सोशल मीडिया को कॉपी करके खुद के कंपनी के प्रोडक्ट की तरह लॉन्च कर देता है। ऐसे एक नहीं, सैकड़ों ऐप्स के साथ ऑलरेडी ऐसा हो चुका है। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ऑक्यूलस, ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनको मेटा ने खरीदा था, एक ऐसा ऑफर देकर जो इनके फाउंडर्स रेजिस्ट कर ही नहीं सकते थे। और अगर रेजिस्ट करते भी तो उनकी हालत आज स्नैपचैट और ट्विटर की तरह हो जाती। मार्क ज़करबर्ग को क्लियरली पता था कि इंस्टाग्राम आगे जाकर फेसबुक के लिए खतरा बन सकता है, इसलिए मार्क ने इंस्टाग्राम को भी खरीद लिया ताकि फेसबुक के पास टाइम हो नई चीज़ें इम्प्लीमेंट करने का। ऑन द अदर हैंड, जो फाउंडर्स मार्क के इस जेनरस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उन्हें सामना करना पड़ता है मार्क के कॉपी पेस्ट टेक्निक का। ये बड़ा सिंपल सा तरीका है जो मार्क कंसिस्टेंटली इस्तेमाल करता है अपने कॉम्पिटिटर्स को रास्ते से हटाने के लिए। यहाँ पर वो अपने कॉम्पिटिटर के ऐप के बिल्कुल सेम ऐप बनाकर अपने इकोसिस्टम में डाल देता है। देखो, फेसबुक के पास हमेशा से ज़्यादा क्राउड रहा है। जब कभी भी उसके एक इकोसिस्टम में ऐप लॉन्च होती है तो ऑब्वियस सी बात है, लोग एक इकोसिस्टम में रहना ज़्यादा पसंद करेंगे और इसी तरह दूसरे सोशल मीडिया ऐप्स का खात्मा हो जाता है। ऐसा एग्जैक्टली स्नैपचैट के साथ हुआ। जब मार्क ने स्नैपचैट को खरीदने के लिए $3 बिलियन का ऑफर दिया और जब इवान नहीं माने तो उन्होंने 2012 में क्रिसमस गिफ्ट के रूप में पोक ऐप दिया गया। पोक ऐप एग्जैक्टली स्नैपचैट का कॉपी था, लेकिन बैड लक, पोक कंप्लीटली फेल हो गया। पर आज के टाइम में हम देख सकते हैं कि कैसे स्नैपचैट के स्टोरी फीचर्स और फिल्टर्स को भी मार्क ने अपने हर एक सोशल मीडिया में इम्प्लीमेंट कर लिया, जिससे ज़्यादा लोग भी इन्हीं 3 ऐप्स पर ज़्यादा से ज़्यादा रहना पसंद करते हैं।
लेकिन मार्क ज़करबर्ग के एक्शंस के पैटर्न को देखा जाए तो वो हर एक सोशल मीडिया कंपनी को टारगेट करने से पहले उसे खरीदने के लिए उन्हें ऑफर ज़रूर देता है। तो क्या उन्होंने ट्विटर को भी ऑफर किया था? यस। जब 2008 में ट्विटर पॉपुलैरिटी गेन कर रहा था, मार्क ने तब ट्विटर को खरीदना चाहा। ट्विटर के फाउंडर्स अपने बुक में लिखते हैं कि कैसे फेसबुक ने ट्विटर को खरीदने के लिए $500 बिलियन का ऑफर रखा था और चीज़ें प्लान के हिसाब से नहीं हो पाई और ट्विटर ने फाइनली इस ऑफर को मना कर दिया। जैसे ही थ्रेड्स को लॉन्च किया गया, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे थ्रेटन किया कि इस चीज़ के खिलाफ लीगल एक्शन लेगा। एलेक्स पिरो, जो कि एलन मस्क के पर्सनल लॉयर हैं, उन्होंने मेटा के सीईओ को एक लेटर भेजा कि मेटा ने ट्विटर के एम्प्लॉयज़ को पोच किया है और ट्रेड सीक्रेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ का गलत इस्तेमाल करके ये कॉपीकैट एप्लीकेशन बनाया है। अब ये कितना सही और कितना गलत ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इंटरनेट पर इन दोनों की फ़ाइट के लिए लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। और यहाँ पर मैं सिर्फ लीगल वार की बात नहीं कर रहा हूँ। लीगल वार तो इन दोनों के लिए छोटी सी बात है, क्योंकि दोनों एक तरह से रिच और पावरफुल हैं। एक के पास दम है सोशल मीडिया मैनिपुलेट करने का और दूसरे को पूरी दुनिया फॉलो करती है बिकॉज ऑफ हिज पब्लिक पर्सनैलिटी। जिस वार की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ वो इन दोनों के बीच डिसाइड हुई थी केज फाइटिंग की जून 21 को। जब एलन को थ्रेड्स के लॉन्च का पता चला तो उन्होंने ट्विटर पर केज फाइट के लिए चैलेंज किया, जिसे ज़करबर्ग ने एक्सेप्ट भी कर लिया। और ये दोनों खुद को ट्रेन कर रहे हैं इस फाइट के लिए जो लास वेगस में होने वाला है। सच में यार कोई मजाक चल रहा है क्या? एक तरफ ये दोनों बिलियनियर लीगल केस लड़ने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ केज फाइटिंग कर रहे हैं। शायद हम जिस इशू को इतना सीरियस ले रहे हैं वो इन दोनों के लिए इतना सीरियस है ही नहीं, और ये दोनों बिलियनियर्स अपना टाइम पास करने के लिए कर रहे हैं। मैं पर्सनली राय अगर दूं तो आपको इन दोनों की वार में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जितना इन दोनों ने अपनी लाइफ में कमाना था वो कमा लिया है, जितना अचीव करना था उन्होंने कर लिया है। और ये जो अभी कर रहे हैं ये सिर्फ फन के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास कुछ और करने के लिए ज़्यादा है ही नहीं। और आप जितना टाइम इन ऐप्स पर स्पेंड करेंगे ये उतना ज़्यादा पैसे कमाएंगे। मई 2023 में यूएस सर्जन डॉक्टर विवेक मूर्ति ने एक एडवाइजरी भी रिलीज़ की थी। ये स्टडी बताती है कि कैसे सोशल मीडिया के यूज़ से टीनेजर्स की लाइफ पर बुरा असर पड़ रहा है, कैसे लोग फोमो फील कर रहे हैं दूसरों की लाइफ को देखकर, और कैसे धीरे धीरे उन्हें एडिक्ट बनाया जा रहा है। विद एवरी न्यू कंटेंट पीस आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट, ओपिनियन या आइडिया बेचा जा रहा है और आपका टाइम और अटेंशन खरीदा जा रहा है। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि आप कंटेंट देखना ही छोड़ दो, क्योंकि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक चीज़ है जिसका आप ध्यान रख सकते हैं, आप अवेयर हो जाओ कि आप क्या देख रहे हो, क्योंकि व्हाट यू कंज्यूम शेप्स योर फ्यूचर।